तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का न्यू सिलेबस यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। दोस्तों, एक वीडियो में मैंने आपको वो सिलेबस बताया था जो 30% सिलेबस कम किया गया है यूपी बोर्ड द्वारा, वो मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर आप लोगों ने कमेंट किए हैं कि पूरा सिलेबस बताइए जो अब हमारे पाठ्यक्रम में, जो अब हमारा 70% सिलेबस बचा है, आप उसको बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम वही 70% सिलेबस आपको बताएंगे जो कि अब आपको पढ़ना है। तो 30% सिलेबस आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि कोविड-19 के चलते 30% जो घटाया गया वो ये टॉपिक हैं। इतिहास से औद्योगिकरण के युग में ये सारे टॉपिक हटाए गए हैं। मैं बता चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा आप upmsp.edu.in उत्तर प्रदेश बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपका कौन सा सिलेबस हटा है और क्या सिलेबस आपका बचा है। तो यहाँ इतना सिलेबस हटा है, मुद्रा और साख से ये सब चीज़ें हटी हैं, इतने टॉपिक हटे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है उपर्युक्त के अनुक्रम में 17% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, जो कि अब हमें पढ़ना है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। चलो भैया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट का विभाजन देख लेते हैं कि भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास की जो यूनिट है वो 20 नंबर में आएगी। फिर समकालीन भारत 2 भूगोल 20 नंबर की। फिर लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि नागरिक शास्त्र 15 नंबर में। आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र 15 नंबर में। एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं सामाजिक विज्ञान में, तो 70 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। 30 नंबर का हो जाएगा प्रोजेक्ट कार्य, तो 100 नंबर आपके पूरे सब्जेक्ट के हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास में जो जिससे 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या क्या पढ़ना है। भारत और समकालीन विश्व 2 ये बुक का नाम है, एनसीईआरटी बुक का नाम। तो खंड 1 20 नंबर में सबसे पहले है घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 9 नंबर का ये चैप्टर होगा। इसमें पढ़ा जाएगा 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फिर जोसेफ मैजिनी आदि के विचार। फिर पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वो है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर है। तो इसमें पढ़ना है हमको प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं। नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। फिर जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या हैं। इसके बाद सामूहिक अपनत्व की भावना, सामूहिक अपनत्व की भावना। फिर खंड 2 स्टार्ट हो जाता है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। अच्छे से समझते चलिए बारीकी से कि क्या क्या हमको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हैं, वो 70% सिलेबस है आपका जो कि अब हमको पढ़ना है। तो इसमें भूमंडलीकृत विश्व बनाना 6 नंबर का ये पूरा चैप्टर होगा। इसमें क्या क्या है, पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक विश्व की अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवाद को हमें पढ़ना है। फिर महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी क्या है, उसमें घोर निराशा, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत। ये पूरा 6 नंबर का होगा। फिर मानचित्र कार्य देख लेते हैं। मानचित्र कार्य 5 नंबर का होगा। इसमें हमें पढ़ना होगा इतिहास, भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। इसमें भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 1930 तक दर्शाना, नामांकन और पहचान। भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र में भारत में राष्ट्रवाद जो होगा उससे संबंधित घटनाओं को आपको मानचित्र पर दर्शाना होगा, उनको पहचान करना होगा। फिर देखते हैं हम मानचित्र कार्य में क्या क्या हमको करना है। तो मानचित्र कार्य में है भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन, कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास, लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के महत्वपूर्ण केंद्र। ये सारा मानचित्र का वर्क होगा जो कि मानचित्र पर आपको दर्शाना पड़ सकता है, या नामांकन करना पड़ सकता है, या पहचानना पड़ सकता है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर देखते हैं हम
चंपारण बिहार नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन। तो आपसे इस तरह से मानचित्र में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चंपारण कहाँ पर है, मानचित्र में अंकित कीजिए। या फिर खेड़ा गुजरात में कहाँ पर स्थित है, जो कि किसान सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध था। इसी की तरह से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ पर सत्याग्रह किया। तो आप अहमदाबाद को अंकित करेंगे मानचित्र पर। अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश असहयोग आंदोलन का उद्घोष यानी कि शुरुआत हुई थी। फिर डांडी गुजरात से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको मानचित्र वर्क नहीं करना होगा। चलिए देख लेते हैं अब हमारा इकाई 2 जो कि है भूगोल। तो भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, समकालीन भारत टू भूगोल 20 नंबर की भूगोल होगी। तो संसाधन एवं विकास, संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, संसाधन नियोजन की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन एक संसाधन के रूप में भूमि, मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, भू उपयोग, ये सब आपको पढ़ना है। फिर परिवर्तन, भूक्षरण, निम्नीकरण तथा संचरण के उपाय। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण, ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएंगे सभी। फिर जल संसाधन में जल संसाधन, इसका वितरण, इसका उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं, जल दुर्लभता क्या है, संरक्षण क्या होगा इसका, एवं प्रबंधन कैसे करेंगे, प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, वर्षा जल संचयन एक केस स्टडी के साथ। निर्देश आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अध्याय वन्य एवं वन्य जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, शस्य प्रारूप, तकनीकी तथा संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। 6 नंबर में ये पूछा जाएगा। इकाई 2 आती है भूगोल में, जिसमें चैप्टर नंबर 5 होगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें खनिज क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनका वितरण क्या है, केवल मानचित्र पर आपको ये करना है। खनिजों के उपयोग क्या हैं तथा आर्थिक महत्व क्या है, खनिजों का संरक्षण कैसे करते हैं, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार क्या है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत वितरण तथा उपयोग एवं संरक्षण। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये 7वां चैप्टर होगा, संचार एवं परिवहन के साधन का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन। फिर मानचित्र कार्य पूछा जाएगा भूगोल से भी 5 नंबर का। इसमें हमें पढ़ना होगा भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। इसमें अध्याय 1 में संसाधन और विकास, मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो आपको मानचित्र पर अंकित करना पड़ सकता है। इसके बाद जल संसाधन से पूछे जाएंगे मानचित्र के प्रश्न, दर्शाना पड़ सकता है और नामांकन, जैसे सलाल भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, टेहरी बांध परियोजना कहाँ पर है, राणा प्रताप सागर कहाँ पर है, सरदार सरोवर कहाँ पर है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है, नागार्जुन बांध कहाँ पर है, तुंगभद्रा नदियों के साथ। इसके बाद जो कृषि वाला चैप्टर है उससे मानचित्र के केवल पहचान पूछी जाएगी कि चावल एवं गेहूं के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, आपको मानचित्र में अंकित करना पड़ेगा भारत के मानचित्र पर। इसके बाद प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य, गन्ने का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद चाय, काफ़ी, रबड़, कपास और जूट। तो ये सब आपसे मानचित्र पर पूछा जाएगा। दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थी होंगे उनसे मानचित्र कार्य नहीं कराया जाएगा, उनसे केवल 5 क्वेश्चंस के आंसर उन्हें लिखने होंगे। इकाई 3 15 नंबर की हो गई आपकी, नागरिक शास्त्र स्टार्ट होती है यहाँ पर। अध्याय 1 एवं 2 है यहाँ पर सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे शक्ति की संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है, ये पूछा जाएगा। फिर अध्याय 3 होगा नागरिक शास्त्र में, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी की बुक्स जब आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको सब टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी की 4 बुक्स होंगी जिनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा।
जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और ये बुक्स ज़्यादा मोटी बुक्स नहीं होती हैं, बिल्कुल पतली पतली बुक्स होती हैं, लेकिन समझने के लिए इसमें बहुत कुछ होता है। किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है। किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद इकाई 2 अध्याय 5 होगा, इसमें लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, इसमें जाति धर्म और लैंगिक मसले 7 नंबर का ये पूरा यूनिट होगा। इसमें हमें पूछा जाएगा क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है। जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता के भेद से राजनीति को प्रभावित कर रही है। किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। अध्याय 6 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि उपर्युक्त अध्याय प्रोजेक्ट कार्य के रूप में किया जाना है। इससे आपके पेपर में प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क आपको करना पड़ेगा इस चैप्टर से, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अध्याय 6 है जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। इसमें पढ़ना है क्या लोकतंत्र और उसके परिणामों से आकलित किया परखा जा सकता है या किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है। क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। फिर क्या लोकतंत्र लोगों में विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा है अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखा है। अध्याय 8 होगा आपके लिए लोकतंत्र की चुनौतियाँ। क्या लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, बिल्कुल डिट्टो एकदम जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी यही टॉपिक्स इन्हीं एडिंगोस के साथ आपको मिल जाएंगे। और ये ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं होंगे कि कई पेज में हो, बस आपको समझना पड़ेगा। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे एनसीईआरटी बुक्स में। फिर लोकतंत्र को कैसे सुधारा और मजबूत बनाया जा सकता है, सुदृढ़ बनाया जा सकता है। सुदृढ़ मतलब मजबूत। लोकतंत्र को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाने में एक साधारण नागरिक क्या भूमिका निभा सकता है। फिर अब चालू हो जाता है अर्थशास्त्र, जो कि है 15 नंबर का। आर्थिक विकास की समझ बुक होगी अर्थशास्त्र। इसमें सबसे पहला चैप्टर होगा इकाई 1 में विकास की पारंपरिक अवधारणा क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है विकास का, डेवलपमेंट का। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, आय और अन्य लक्ष्य। औसत आय क्या है, आय और अन्य मापदंड क्या है। शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणीयता। फिर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र क्या रहे हैं, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र क्या है, क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या है। तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन। संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय 6 नंबर का होगा ये। इकाई 2 अब आता है 6 नंबर का। इकाई 1 9 नंबर का था। इकाई 2 में चौथा चैप्टर होगा भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना। इसके बाद वैश्वीकरण क्या है, कारक, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। प्रभाव क्या है, न्याय संगत वैश्वीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद उपभोक्ता अधिकार क्या है, भैया किसी उपभोक्ता के साथ अगर गड़बड़ हुई है, बेईमानी हुई है तो उसके अधिकार क्या है। उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, या 1-2 साधारण केस का अध्ययन आपको कराए जाएंगे आपकी ये बुक में। उपभोक्ताओं के शोषण के कारण क्या है, उपभोक्ता जागरूकता का उदय, भारत में उपभोक्ता को कैसा होना चाहिए। जागो ग्राहक जागो इसमें चला था कि उपभोक्ता के नुकसान की, अगर कोई नुकसान होता है उपभोक्ता को तो वो क्या कर सकता है, उसी को कहते हैं उपभोक्ता अधिकार का संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका है। फिर अब भैया आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है सामाजिक विज्ञान पर, और प्रोजेक्ट कार्य पे मैंने वीडियो बनाया है और सभी कुछ बताया कि प्रोजेक्ट कार्य कैसे होगा। तो यहाँ तक अर्थशास्त्र तक आपकी थ्योरी का सिलेबस हो जाता है ख़त्म, उपभोक्ता अधिकार तक। तो ये था हमारा वीडियो, पूरा सामाजिक विज्ञान का सिलेबस जो आपको पढ़ना है, जगह जगह पर दिया गया है। जो कि आपको नहीं पढ़ना है या जिस चैप्टर से प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे वो भी क्लियर कर दिया गया है। आप काम कीजिएगा कि upmsp.in
UPBoard.edu.in या खाली UPMSP भी आप डालेंगे गूगल पे तो ये सिलेबस आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां से क्लास 10 के लिए आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। Thanks for watching and listening me, and good luck for your future. Thank you and bye bye.